वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो वी टॉकिंग अबाउट एड्स। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एड्स। एड्स इज़ अ वायरल डिजीज़। फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इन दिस डिजीज देयर इज़ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में एंटीबॉडीज़। तो चूँकि हेल्पर टी सेल्स कम हो जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है, तो आदमी की डेथ हो जाती है। इसको सबसे पहले जो रॉबर्ट गैलो थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन में। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस, RETRO। रेट्रोवायरस वो होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, लेकिन वो उससे कॉपी करके DNA बना सकता है। तो सच वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। तो एड्स वायरस इज़ अ रेट्रोवायरस, ओके। उसको सबसे पहले HTLV या HCLV3 नाम दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसको बोला गया था HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 1। बाद में ये नाम बदल के दिया गया HCLV3, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3। लेकिन अब उसका नाम दिया गया है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये प्रेजेंट नेम है, जो एक्सेप्टेड नेम है। और इसको एड्स वायरस को सबसे पहले ल्यूक मॉन्टेग्नर ने डिस्कवर किया था। ह्यूमन में सबसे पहले, जो मैंने बताया आपको, रॉबर्ट गैलो ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले 1986 में चेन्नई में डिस्कवर किया गया था। और इसके लिए 2008 में ल्यूक मॉन्टेग्नर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। दिस वन, सी देखिए, आप देखोगे सबसे बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। फिर अंदर दो सर्कुलर, एक सर्कुलर लेयर, एक रेक्टेंगुलर लेयर देख रहे हो, वो दोनों प्रोटीन के कोट्स होते हैं। और अंदर देख रहे हो दो फिलामेंट हैं, दैट इज़ RNA के फिलामेंट, ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो। तो सबसे बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर स्पाइक होते हैं किसके, ग्लाइकोप्रोटीन के। फिर अंदर एक सर्कुलर प्रोटीन लेयर होता है, फिर एक अंदर रेक्टेंगुलर प्रोटीन लेयर होता है जिसको प्रोटीन कोट बोलते हैं। और उसके अंदर दो फिलामेंट होते हैं किसके, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। और उस पर देख रहे हो दो डॉट है, वही होता है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि RNA से DNA बना लेता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। अब बात आती है कि ये हमने बोला कि ये इन्फेक्ट करता है, तो कैसे इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले है कि अगर किसी पर्सन को क्या बोलते हैं, एड्स है, एंड इफ़ अनदर पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसको हो सकता है। दूसरा, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड को भी हो सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन्स में वायरसेस के रहते हैं। कॉन्टामिनेटेड नीडल, सिरिंज, ब्लड वगैरह भी ट्रांसफ़र अगर किया जा रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किया जा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, तो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि एक्शन कैसे करता है। अब ये देख रहे हो आप एक इमेज, अब देखो रेट्रोवायरस है, जस्ट अ मिनट, आई नीड टी। इसमें देखोगे, मान लो ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर इन्फेक्ट किया जब, और ये जो आप रेक्टेंगुलर देख रहे हो, तो बाहर का जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल का, ठीक है। मान लो अब जो वायरस जब अंदर जाता है तो पूरा का पूरा वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। इसका जो बाहर का जो कोट है, जो आप सर्कुलर कोट देख रहे हो, मान लो उसका वो मेम्ब्रेन वगैरह है, मेम्ब्रेन नहीं होता, कोट ही बोलते हैं उसे, वो बाहर रह जाता है। और उसके अंदर जो आप देखे थे RNA का स्ट्रैंड देखे थे, वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ये अंदर आ गया, ठीक है। वायरल कोट अंदर बाहर रह गया और ये RNA बाहर अंदर आ गया। अब उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है, वो उल्टा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से ये RNA बनाना, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसी कारण एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो ये RNA से DNA बना दिए, ठीक है। अब ये वायरल DNA जो होता है, वो जाके होस्ट के सेल, जिस सेल के अंदर गया है, उसके DNA से कंबाइन करता है। और हम किस सेल की बात करें, हेल्पर टी सेल या माइक्रोफेज की बात करें, उसी को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA होता है सेल के अंदर, तो ये वायरल DNA जो बना था वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऐड हो जाता है तो वो इंस्ट्रक्ट करता है होस्ट के DNA को कि तुम मेरा वाला
आरएनए प्रोड्यूस करो। तो अब नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है होस्ट के सेल में। तो जैसे ही नया होस्ट ये बना, क्या बोलते हैं, वायरल आरएनए, वायरस का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर देख रहे हो आप नीचे, वायरस का नंबर बन गया जैसे उसका आरएनए बना, फिर वो सेल से बाहर निकलता है, फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद होगा, हमने डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन वाले में। 6 महीने से 10 साल तक, 6 महीने से 10 साल तक हो सकता है पता ही ना लगे। एड्स का इन्फेक्शन बहुत धीरे धीरे असर करता है। इसका सिम्टम कुछ अलग नहीं होता है, फीवर होता है, लेथार्जी होता है, हेडेक, रैशेस, नौसिया, इन जनरल सारी बीमारियों में होता है ये सब चीज़ें, इसी कारण पता नहीं लगता। इसको डायग्नोज किया जाता है एलाइसा टेस्ट से और कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको याद होगा, अगर 2 दवा का नाम बताया था मैंने, एक सबसे पॉपुलर जो कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया, AZT, एजिडोथाइमिडिन, इसको जीटोब्यूडिन भी बोलते हैं, और दूसरा दवा होता है डिडेनोसिन, ठीक है, जिसको डाइडिऑक्सी आइनोसिन भी बोला जाता है, DDI। लेकिन सबसे ज़्यादा AZT ही यूज होता है, जो मैंने बताया आपको, एजिडोथाइमिडिन और जीटोब्यूडिन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करने से पहले ब्लड टेस्ट करना चाहिए। यूज्ड नीडल, सिरिंजेज, इन सब चीज़ों को नहीं दूसरे पर्सन के लिए यूज करना चाहिए। ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो उस समय चेक होना चाहिए ब्लड का। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा है, मतलब डोनर का सीमेन वगैरह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस समय स्पर्म वगैरह को भी चेक करना चाहिए वायरल टेस्ट के लिए। और आपको पता ही होगा कि December 1 इज़ रिगार्डेड एज वर्ल्ड एड्स डे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू एजुकेट पीपल। अगर मान लो किसी को नहीं पता है व्हाट इज़ एड्स, और 1 दिसंबर को किसी को सुनने में आया कि टुडे इज़ वर्ल्ड एड्स डे, तो उसके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी आएगी कि पता करें क्या एड्स डे है। तो जब वो एड्स के बारे में पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा, तो वो सेफ़ रहने की कोशिश करेगा इस चीज़ से, ठीक है। एक दूसरी बीमारी होती है ARC, आर्क, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ ऑल्सो एड्स, लेकिन उसका माइल्ड फॉर्म, हल्का फुल्का फॉर्म, ठीक है। वही बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में? फुल फ्लेज्ड एड्स में, ठीक है। एक बीमारी है SCID, SCID, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। सीवियर मतलब बहुत एक्सट्रीम तरीके से। इसमें शरीर में बोथ B सेल्स एंड T सेल्स जो होते हैं होता ही नहीं है, जन्म से ही नहीं होता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA, उसी की कमी के कारण होता है ये। तो कभी कभी बच्चे के अंदर ये समहाउ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके कारण B सेल्स T सेल्स बनते ही नहीं हैं। इस बीमारी के बारे में हम और पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जहाँ पर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जहाँ पे बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे पढ़ेंगे इस बीमारी के बारे में। ADA का जीन थेरेपी किया कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट एड्स। फिर एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, चूँकि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। सपोज़ पर किसी का लीवर, किडनी है, देखते सुनते हुए डैमेज हो जाता है तो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो किसी डोनर से वो चीज़ मिलता है। अब किसी डोनर का चीज़ हमारे बॉडी में डालोगे तो उसको भी वो क्या एज एंटीजन रिसीव करता है, उसके अगेंस्ट में भी बॉडी एक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमारा चीज़ हमें पता है। इम्यूनिटी क्या होती है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट्स एंड डिजीज़। तो जो दूसरे का हम लोग ऑर्गन लेते हैं तो वो भी क्या है, दूसरे का ही ना, हमारे शरीर का तो नहीं है, तो उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम एज ए फॉरेन काउंट करता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी बॉडी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस केस में इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ किया जाता है, ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे, डिक्रीज़ करे, ताकि जो क्या बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो सक्सेसफुल हो सके। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डैमेज्ड और इंजर्ड टिश्यूज़ फ्रॉम द बॉडी बाय अ सिमिलर टिश्यू ऑर्गन फ्रॉम अ डोनर, ठीक है। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, ठीक है, बोस्टन में, US में 1954 में।
इंडिया में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था 1971 में CMC वेलूर में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर, तमिलनाडु में है। दैट इज़ द कॉलेज जहाँ से मैंने अपना MBBS कर रहा था, जिसको मैंने छोड़ दिया था। दिस इज़ द सेम कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एंड देयर ओनली बगल में मेरा, जिस पे फिर मैंने वो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था, VIT वेलूर, वो वहीं पे, दोनों आसपास में ही है। देयर इज़ सम 2 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम। एनीवेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इज़ अ वेरी टॉप का कॉलेज है इंडिया का। आप लोग भी NET वगैरह जब दोगे तो ट्राई टू राइट एग्जामिनेशन फॉर दिस। इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, 20 से 25 सीट्स हर एक साल वेरी करता रहता है नंबर। ज़्यादा लोगों को नहीं लेते हैं एडमिशन, ये मैक्सिमम आज तक हमने 25 सुना ही है, लेकिन गवर्नमेंट अब बोल रही है थोड़ा नंबर बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है बढ़ जाए थोड़ा बहुत। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कीजिए आप। इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, नाइस इन द सेंस प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत आते हैं वहाँ, पूरा साउथ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया जैसे कि बंगाल, उड़ीसा वगैरह के पेशेंट्स मोस्टली वहीं पे जाते हैं सीवियर बीमारियों वगैरह में। ठीक है। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये ट्रांसप्लांटेशन 4 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब मान लो मेरा कहीं पे स्किन डैमेज हो गया, तो मैं अपने ही कहीं दूसरे जगह का स्किन थोड़ा सा काट के डैमेज पार्ट पे लगा दूंगा, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। तो दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही पार्ट है, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं होता है। देन आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो स्किन का ट्रांसप्लांट करना है, तो मैंने अपने से तो नहीं लिया, लेकिन अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर से ले लिया, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इसमें भी रिजेक्शन कम होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड आइसोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट सेल्फ से ही, आइसोग्राफ्ट ट्विन ब्रदर या सिस्टर से लेकर किया जाता है। एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट होता है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, जैसे कि लीवर, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं, देखते हो ह्यूमन का ह्यूमन्स में ही करते हैं, तो दैट इज़ एलोग्राफ्ट। लास्ट होता है जेनोग्राफ्ट। 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, जैसे कि मान लो ह्यूमन का को लीवर दे दें हम, किसका, सूअर का, पिग का, ये भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो 2 अलग अलग स्पीसीज़ हो गए। तो ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बोला जाता है जेनोग्राफ्ट। अब ये ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले टिश्यू की मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है, ताकि रिजेक्शन की चांसेस कम रहे। सबसे ज़्यादा जो मैचिंग की जाती है वही ब्लड से रिलेटेड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको बोलता है MHC टेस्ट, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ये दे आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण चूँकि लिम्फोसाइट्स आर ही रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इम्यून रिएक्शंस, तो दोनों सेल्स के जो मतलब 2 अलग अलग ऑर्गन्स, 2 अलग अलग डिफरेंट पर्सन के हैं, उनके MHC टेस्ट की जाती है, ताकि उनके MHC में जितनी से ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, रिजेक्शन कम होगा। MHC को HLA भी बोला जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और दूसरा तरीका होता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ किया जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है पहले से ही ड्रग्स देते। सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज़ किया जाता है दैट इज़ साइक्लोस्पोरिन। ये एक फंगस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे मिलता है। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर के जो T सेल्स होते हैं उनको सप्रेस कर, उसकी एक्टिविटी को बहुत कम कर देता है, और फिर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये ड्रग कई दिनों तक दिया जाता है, ताकि इम्यून का रिएक्शन ना हो, और एक बार वो जब ऑर्गन बॉडी में फिट हो जाता है तो फिर रोक दिया जाता है इस ड्रग का यूज। तो साइक्लोस्पोरिन इज़ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी बीमारियों वगैरह के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है एडिक्शन के बारे में, जैसे ड्रग एडिक्शन वगैरह होता है, वाइन एडिक्शन वगैरह होता है, ये सब। तो एडिक्शन क्या होता है, इट्स एन हैबिचुअल एक्टिविटी, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। तो एडिक्शन इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता है।
अगर हमें शराब पीने की आदत लग गई, सिगरेट पीने की आदत लग गई, तो लोग बोलते हैं ना छोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों? आदमी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली उससे अटैच हो जाता है। फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी को आदत हो जाती है उसकी, अगर नहीं दोगे तो उसे प्रॉब्लम होगी। सो इट्स अ क्रोनिक मतलब लंबे समय तक रहने वाला, प्रोग्रेसिव, बढ़ता ही जाता है, और समटाइम्स फेटल डिसऑर्डर मतलब जान भी ले लेता है। ठीक है। एंड द पर्सन हु इज़ एडिक्टेड इज़ कॉल्ड एडिक्ट, ADDICT। तो एडिक्शन इज़ व्हाट? इट्स अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस और a practice which is not under our control. Person becomes habituated to that particular thing and that person is called addict. It's a chronic मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता ही जाता है टाइम के साथ, एंड समटाइम्स बिकम्स फैटल मतलब आदमी मर भी सकता है। और ये आदमी के अंदर बहुत ही बिहेवियरल चेंज लाता है जो खुद के लिए भी नुकसानदेह होता है, फैमिली के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है। टोबैको का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग का एडिक्शन, ये सब इम्पॉर्टेंट एडिक्शंस हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टोबैको एडिक्शन के बारे में। टोबैको किस चीज़ से मिलता है? ये अब तो टोबैको के अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है, इट्स अ केमिकल। तो टोबैको का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ निकोटियाना टोबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। ये सबसे पहले साउथ अमेरिका में ही हुआ करते थे, लेकिन वही लोग जब इधर आए तो अपने साथ लेते आए ये सब चीज़ें, तो यहाँ भी ये सब चीज़ें होने लगा। कैसे यूज किया जाता है टोबैको को? स्मोकिंग में, चिविंग में, स्नफिंग में, मतलब इनहेल करने के। ठीक है। टोबैको को लोग इनहेल भी कर लेते हैं नाक के थ्रू। ठीक है। और हुक्का वगैरह जो देखते हो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्मोकिंग टोबैको पाउडर्ड फॉर्म में भी पान के साथ चबाया जाता है। ठीक है। लोग इसको क्या करते हैं? दे प्लेस बिटवीन द लिप्स एंड द, जो हिंदी में बोलते हैं खैनी वगैरह जो होता है। ठीक है। दैट इज़ टोबैको वगैरह ही खाते हैं, तो दे पुट इट बिटवीन लिप्स एंड गम्स एंड देन समटाइम्स दे टेक इट थ्रू नोज। टीवी वगैरह में देखते हो कैसे नाक से ही अंदर ले लेते हैं, दैट इज स्नफिंग कहलाता है। ठीक है। तो पर्सन अपना धीरे धीरे वो कहीं से उसको आदत लगी च्यू करने की, स्मोक करने की, ड्यू टू कभी कभी वो बड़ों को देख के भी शुरू हो जाते हैं, शो ऑफ करने में, फ़न के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, कभी कभी सोशल स्टेटस बनाने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। तो ड्रग्स वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा शुरू में शांत करते हैं दिमाग को, तो उसी के कारण से कभी कभी दोस्तों के प्रेशर में लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है। दे सी द एडवर्टीजमेंट्स इन द टीवी स्क्रीन्स एंड ऑल, देखते हो टीवी पे भी टोबैको वगैरह का ऐड आता है, तो उसको देख के भी लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब टोबैको जो होता है उसमें बहुत सारे फालतू चीज़, उसमें टार होता है। टार आप जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसे रोड बनता है, अलकतरा, वो होता है उसके अंदर पूरा। फिनॉल होता है, क्रेसॉल होता है, सिर्फ बेंजोपायरीन होता है, नैप्थलीन होता है, कैटेचॉल होता है, ये सब के सब कार्सिनोजन होते हैं, कैंसर करने। उसके फिर उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के ये होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, अमोनिया होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। तो ये सब हार्मफुल केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं ये सब। ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और स्मोकिंग जो होता है, देखो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कामनेस, ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, मतलब दिमाग को शांत करता है। इसी कारण लोग थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। लेकिन ये धीरे धीरे क्या बन जाता है? एडिक्शन बन जाता है। इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है टोबैको का, निकोटीन ही होता है। इट्स अ मेजर कंपोनेंट विच हैज़ स्टिमुलेटरी इफेक्ट एंड कामनेस भी करता है वो, बट दिस इज़ हाईली पॉइजनस एंड इट फॉर्म्स अ हैबिट। ये हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, एड्रेनल से ग्लैंड से जो निकलता है, उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब कुछ बढ़ने लगता है। एंड समटाइम्स इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। ठीक है। इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन इज़ यूजिंग, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ कर देता है फीचर्स का। फिर हमने बताया था इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एनीवेज यू नो इट्स अ वेरी हार्मफुल गैस दैट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? CO2 कंबाइन करता है ब्लड में, RBCs वगैरह से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो वो CO2 की जगह वो जाके कंबाइन कर जाता है, और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है RBC के साथ वो परमानेंट होता है, जल्दी हटता नहीं है, और जो कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे जैसे ब्लड में CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है,
CO2 कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो पर्सन के अंदर सफोकेशन होता है। देखते हो आप गाड़ी घोड़ा ट्रैफिक के बीच में फंसे होते हो तो धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके अंदर बेचैनी शुरू होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम वही हमारे नाक के अंदर जाना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब स्मोकिंग के कारण कैंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर कफ, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग से रिलेटेड, एम्फीसीमा मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, मसल्स ब्रेक होने लगते हैं लंग्स के। देन पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब TB वगैरह भी होने लगता है इन्फेक्ट, और बाद में वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो इंजूरियस मतलब आप नहीं पी रहे हो लेकिन आप किसी के सामने खड़े हो जो क्या कर रहा है, सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि स्मोक तो आपके अंदर जा ही रहा है, ठीक है। देन इसको कैसे विड्रॉवल से मतलब मान लो कोई छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो विदड्रॉवल होता है। तो जब आदमी किसी को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, इरिटेशन होता है, डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया होता है, थ्रोट जो होता है ड्राई होना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्रेविंग होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खोजना शुरू कर देता है टोबैको को। अगर छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसका डी एडिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब छोड़ने डी एडिक्शन, इसके लिए भी साइकोथेरेपी की जाती है, मतलब पेशेंट को जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उससे दिखाना पड़ता है और मेंटली उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। उसे बताया जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें होगी जब तुम छोड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें नर्वसनेस आएगा, एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगा, लेकिन और पीने का मन करेगा स्मोक वगैरह तो जाना नहीं, वो सब ये सब चीज़ें बोली जाती है उसे। अगर जो एडिक्ट पर्सन है उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी आदत धीरे धीरे छूट जाती है, ठीक है। May 31 को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में टोबैको पे रिसर्च करने वाली भी एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंध्र प्रदेश में राजमंड्री में, गोदावरी नदी है उसी के किनारे ही ये इंस्टीट्यूट है। तो लेट मी क्लोज दिस। हमने स्टार्ट किया है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, एडिक्शन के बारे में, तो जिसमें हमने टोबैको के बारे में तो डिस्कस कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट अल्कोहल वगैरह के, और फिर बहुत सारे अलग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।